अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और मेरे साथ आज दो बड़े सहाफ़ी मौजूद हैं, अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं उमर चीमा। दोनों किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। उमर चीमा साहब, सबसे अहम बात, अब जो बड़े एक सफ़े पे हो गए, एक बार फिर एक सफ़े की गूंज लग रही है। अस्करी क़यादत और सिविलियन क़यादत, यानी कि एक जो एलामिया आया है, उस एलामिया के मुताबिक हुकूमती और अस्करी हुकाम का कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही रोज़ कराने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है और साथ ही और दूसरी चीज़ों पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ है। एक JIT भी बन रही है कि जो अदालतों पर धावे बोले जा रहे हैं, ख़ास तौर पे इमरान खान की पेशी के दौरान जो वाक़या, एक तो ज़मान पार्क में गिरफ़्तारी वक्त लाहौर में हुआ, फिर उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में जिस तरीके से हजूम आया, फिर उसके बाद जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में वाक़या हुआ, तो उस पर एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बन गई है और उसमें इस बात को ऊपर भी बड़ा तशवीश का इज़हार किया गया है कि अब बाकायदा पुलिस पर तशद्दुद किया जा रहा है। ये वक्त भी आना था कि पाकिस्तान में पुलिस पर तशद्दुद के ऊपर हुकूमत जो है वो मजम्मत कर रही है और पुलिस पर तशद्दुद के हवाले से JIT जो है इन मामलात को भी देखेगी, ये कौन लोग इसमें मुलव्वस हैं। और फिर कल अब पार्लिमानी इजलास भी बुलाया गया है इन तमाम मामलात को देखने के लिए। तो ये जो एक दिन में इंतखाबात कराने के हवाले से इत्तफाक हुआ है सिविल और मिलिट्री क़यादत के दरमियान, इस इत्तफाक को आप आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे और सियासी तौर पे कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल है कि ये एक मुझे तो ठीक लगता है। अब डिपेंड ये करता है कि आइडियली ये होना चाहिए था कि इसमें इमरान खान को शामिल करते और वो भी इस पर इत्तेफाक करते। अगर वो इख्तलाफ करते रहेंगे तो फिर कोई ना कोई तनाज़ा एक चलता ही रहेगा। अब ये है कि ये एक डेट पर क्यों होने चाहिए थे। मेरा ख्याल है कि जब हमारा आइन बना तो उस टाइम उन्होंने ये तसव्वुर नहीं किया था कि एक टाइम इमरान खान आएगा और वो दो चीफ मिनिस्टर्स को फोर्स करेगा कि आप असम्बलियाँ तोड़ दें, कोई जवाब दिए बगैर। और जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके पास जवाबदीदी इख्तियार ज़रूर मौजूद है, लेकिन वो भी अपना दिमाग इस्तेमाल किए बगैर इमरान खान के आर्डर पर उसी तरह अमल करेंगे। अब जब होता है, आइन तो ये कहता है कि जब इलेक्शन होने हैं तो उस टाइम पूरे मुल्क में केयर टेकर सेटअप होना चाहिए। और ये एक बड़ा एक अजीब सिचुएशन होगी अगर ये वाला, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि दो सूबों में इलेक्शन हो जाए, फेडरल में दूसरी एक इलेक्टेड कह लें इलेक्टेड गवर्नमेंट बैठी हुई है और वही अपनी ब्यूरोक्रेसी भी भेज रही है और जो जिस तरह के मामला चल रहे हैं और इस दौरान इलेक्शन हो जाती हैं, जो पार्टी हार जाएगी वो फिर जो है वो धांधली धांधली करेगी और कुछ 6 माह बाद आपने नेशनल असम्बली के इलेक्शन कराने हैं और बाकी सूबाई असम्बलियों के कराने हैं। तो इन दो सूबों में दोबारा से इलेक्शन होंगे जब उधर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट मौजूद बिल्कुल होगी। सही। ठीक है, उसके बारे में आइन खामोश है। तो आइन ने ये चीज विजुलाइज ही नहीं की थी कि कोई ऐसी, गो के उन्होंने लिखा हुआ है जी कि अगर कोई असम्बली पहले टूट जाती है तो उसमें गवर्नर जो है वो डेट दे देंगे, लेकिन उन्होंने ये जो केस सिनेरियो है ना वो आइन बनाने वालों ने गालिबन इमेजिन नहीं किया मतलब होगा। आप ये कह रहे हैं कि जिस फलसफे के तहत निगरान हुकूमतों का नज़रिया या चीज़ इंट्रोड्यूस कराई गई थी, तो वो निगरान हुकूमतों का जो कॉन्सेप्ट है वो उसका वो गैर मौसर हो जाता है जब विफाक में हुकूमत हो और सूबों में निगरान हुकूमत हो, तो असरअंदाज तो दोनों हुकूमतें होती हैं। तो ऐसे ही इस है, और ऐसे ही। इन और तकलीफ। मैं उससे एक स्टेप आगे भी जा रहा हूं कि हाँ। जब ये गवर्नमेंट बन जाती है, हम्म। हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल की डेट दी है, 30 अप्रैल को इलेक्शन हो जाते हैं, KP में और पंजाब में नई गवर्नमेंट आ जाती है। तो आप कहते हैं अक्टूबर में हमने नेशनल असम्बली के इलेक्शन कराने हैं, वो भी KP में भी कराने हैं ठीक। और पंजाब में भी कराने हैं। बहरहाल तो उस चिमर टाइम साहब। उस टाइम जो है वो जो गवर्नमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, क्या वो इलेक्शन करा पाएगी या आप जो है उसको सस्पेंड करके तो उधर को केयर टेकर गवर्नमेंट केयर लेकर आएंगे, टेकर वो का कैसे होंगे ये इलेक्शन। वो सवाल हैं जिनका जवाब मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को देना है, मगर सुप्रीम कोर्ट का एक भी वाज़ेह फैसला है और सुप्रीम कोर्ट का ये है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना मस्ट है। अब उस सुप्रीम कोर्ट का फैसला फील्ड में मौजूद है। असद कैसर साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाके एक तौहीन अदालत की कार्रवाई भी वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद के लिए अब सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर रहे हैं। तो कयूम सिद्दीकी साहब, ये अस्करी क़यादत का और सिविलियन क़यादत का आइन के अंदर क्या इन दोनों का इत्तफाक करना ज़रूरी है कि इलेक्शन कराने हैं या नहीं कराने,
और ख़ास तौर पे ये अस्करी क़यादत का क्या रोल है हुकूमत के साथ इत्तफाक करने के और ना करने के हवाले से? मतीउल्लाह जान साहब, ना तो अस्करी क़यादत का कोई आइनी किरदार है इंतखाबात के इनेकाद से मुतल्लिक, और ना ही वफाकी हुकूमत का कोई किरदार है इनेकाद से मुतल्लिक। हाँ, वो आइन के आर्टिकल 224 के तहत या 220 के तहत जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मावनत करने के आइनी तौर पर पाबंद हैं। तो बहरहाल क्योंकि वसाइल, सिक्योरिटी और दीगर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उन्होंने फ्राहम करनी है, तो वो इलेक्शन कमीशन देखते हैं कि आपका कितना तगड़ा है कि वो जो है वो 90 रोज़ के अंदर आइनी मुद्दत जो है और उसमें बेरेस्ट तारीख जो थी उसके अंदर इंतखाबात करा सकता है या नहीं करा सकता। लेकिन उसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कानूनी तौर पर इख्तियार है कि वो सेक्शन 58 जो है इलेक्शन एक्ट 2017 का, उसके तहत वो फ्रेश डेट भी अनाउंस कर सकता है। फ्रेश के अलावा चेंज कर सकता है, मेरे ख्याल में नई डेट को नहीं कहते, उसे ऑल्टर कर सकता है ना। तो अब वो क्या हो सकती है, वो 3 महीने की हो सकती है, वो 2 महीने की भी हो सकती है। बस ये है कि उसमें रद्दो-बदल, सिर्फ रद्दो-बदल की हद तक और पोलिंग डेट की हद तक। ठीक है, मैं ये पूरा शेड्यूल तो बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मतीउल्लाह जान साहब, अभी जिस तरफ उमर चीमा साहब इशारा कर रहे थे ना, इसको हम जो लीगल लैंग्वेज के अंदर कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एनोमलीज से। तो हमारे आइन के अंदर 2-3 तरह की जो है ना, वो मेरा ख्याल है कि हमें तब्दीलियां करने की या तरामीम करने की जो है वो बेश ज़रूरत है। अभी तो हो नहीं सकती हैं क्योंकि असेंबली की 2/3 वो मौजूद नहीं है। आने वाली असेंबली क्या करेगी या नहीं करेगी, लेकिन 2 चीज़ें मेरा ख्याल में करनी चाहिए। एक तो बहुत इंतखाबात की तारीख के हवाले से ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास होना चाहिए, ना किसी सदर के पास, ना वजीर आला के पास, ना गवर्नर के पास। दूसरी बात जो है वो असेंबलीज को डिसॉल्व करने की जो इख्तियारात हैं वो सब्जेक्ट टू सम सर्टेन कंडीशंस जो होने चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि जी ये मेरा इख्तियार है, बस मैंने जो है ना इस्तेमाल कर दिया। वो तो जब आइन में तरमीम होगी तो तब ना, फिलहाल तो हमने एक स्टेबल उसकी तरफ जाना है ना, देखना है। ठीक है, लेकिन जब तक आइन में तरमीम नहीं होती तो उसमें हम। अच्छा मती, मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा। ये जो सिद्दीकी साहब ने बात की ना, क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने, कि सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, ये माजी में अदालत 2 केसेस में ये फैसला दे चुकी है। एक दफ़ा 1999 में ज़फ़रुल्लाह जमाली मरहूम, वो उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे, और उन्होंने असम्बली तोड़ दी थी और दोबारा हाई कोर्ट ने बहाल कर दी थी कि सवाबदीद का ये मतलब नहीं कि आप बिला सोचे समझे तोड़ दें, आपको कोई ना कोई वजह बयान करनी पड़ेगी कि ये कंडीशंस हैं कि जिसमें मुझे असम्बली तोड़नी पड़ रही है, हमें एक नए फ्रेश मैंडेट की तरफ। चीमा साहब वहां पे जो है उसमें वो गए थे ना, उसमें जो असम्बली तोड़ने से मुतासिरा फरीक थे वो गए थे उस असम्बली के अंदर। इस असम्बली को तो की रेजोल्यूशन को चैलेंज ही नहीं किया सवाए सलमान चीमा साहब के, और जिनकी दरखास्त जो है वो इस तरह से गायब की गई लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कि आप और मैं जो है परेशान हो जाए। चीमा साहब ये बताएं कि ये क्या पैगाम दिया जा रहा है हुकूमत और अस्करी हुकाम की तरफ से, वो किसको पैगाम दिया जा रहा है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट को कहा जा रहा है या इलेक्शन कमीशन को? तो ये पहले ही कह चुके हैं, दोनों, वजारत दफा भी कह चुकी है, वजारत दाखिला भी कह चुकी है, वजारत ख़जाना भी कह चुकी है, हम ये नहीं करा सकते, अपनी अपनी वजूहात हैं। तो ये जो इस मौके पर ये मिलकर ये जो पैगाम दिया जा रहा है, इसका सियासी मकसद क्या है और ये किसके लिए है ये पैगाम? क्या ये सुप्रीम कोर्ट के लिए है कि अपने फैसले के ऊपर अगर आपने अमल दरामद कराना है तो वो इस तरह नहीं हो सकता? ये अच्छा, मेरा ख्याल है कि ये वैसे पैगाम गैर ज़रूरी है, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। अगर आर्मी पहले कह चुकी है कि हम इतने ट्रूप स्पेयर नहीं कर सकते कि जितने आपको चाहिए, कि 2-3 लाख इलेक्शन कमीशन को करने देते फिर, और वो आप स्पेयर नहीं कर सकते। आपने जो कहना था आपने कह दिया। गवर्नमेंट जो है वो कह चुकी है कि हम पैसे नहीं दे सकते, क्योंकि एमएनए को वो ग्रांट्स दे रहे हैं और उससे कहीं ज्यादा दे रहे हैं जितने कि अभी इलेक्शन कमीशन को चाहिए। आपने जो कहना था आपने भी इलेक्शन कमीशन को कह दिया। इंटीरियर मिनिस्ट्री जो वजारत दाखिला वो भी कह चुकी है कि पैरामिलिट्री फोर्स हमारे पास अजाफी नहीं है। तो अब जाने दें, होना क्या था कि सुप्रीम कोर्ट जो इलेक्शन कमीशन है, हाँ, उसने सुप्रीम कोर्ट के पास जाना था कि जनाब आपको काफी जल्दी है इलेक्शन कराने की, अब आप तो बताएं। हम उस पर अमल दरामद करने को तैयार हैं। हम जो है, हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन को आर्टिकल 220 इन्वोक करने के बाद जाता
कि भाई आर्मी वाले आओ हमारे साथ, आर्मी वाले ना आते, वो सुप्रीम कोर्ट के बल्कि पास 190 का अख्तियार है कि वो पाबंद हैं इलेक्शन कमीशन के अहकामात के, वो इनकार नहीं कर सकते। तो वो उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट जो है उनसे पूछ लेती कि भाई आप क्यों नहीं, अभी जो इन्होंने काम किया आप तो जबरदस्ती पार्टी बनने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये गैर जरूरी एक्ट है। मुझे इसका क्या फलसफा है इसके पीछे, उन्होंने क्या उनको ख्याल आया कि हमें कोई यक जुबान होकर ये फैसला देना चाहिए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पर क्या असरात होंगे, ये बात आप उधर सुप्रीम कोर्ट में जवाब भी जमा करा सकते हैं। मतलब कि इन दोनों का तो इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक जो है वो रोल तो एक महदूद सा है, मतलब ये तो मेन फैसला तो मेरे नहीं ख्याल कर में सकते। इलेक्शन कमीशन जो बतौर एक anomaly आईनी आती है, इदारा उसका अख्तियार तो यस है, एग्जैक्टली, वो आईनी, मैं वही कह रहा हूँ ना, उसमें जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फैसला करना चाहिए, एक्ट करना चाहिए। हाँ, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा मसला पैदा होगा मतीउल्लाह जान साहब, पहले 2 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात और फिर उसके फौरन बाद कौमी असम्बली के इंतखाबात और फिर उसके बाद पैदा होने वाली सूरत। मतलब इस मुल्क को स्टेबिलिटी चाहिए। 3 महीने भी अगर लेट होते हैं या 2 महीने पहले होते हैं, अब ये जो इजलास हुआ इसके अंदर ये नहीं कहा गया कि ये एक दिन तो इंतखाबात होंगे, लेकिन कब होंगे ये नहीं बताया गया। चल, अगर ये भी बता दिया जाता कि वो आया अक्टूबर के अंदर होंगे या अप्रैल में जून में होंगे, उन्होंने कहा कि एक दिन पे होंगे और ये नहीं पता कब। देखे ना, वो पहले भी हो अगले साल अगस्त के अंदर जब असेंबली पार्लियामेंट की मुद्दत खत्म होगी तो उसके विदिन 30-60 डेज या 90 डेज करवाने पड़ेंगे। बात दुरुस्त है कि शायद अब मुद्दत असेंबली जब खत्म होंगी तो तब भी होंगे या नहीं, ये भी नहीं अब कहा जा रहा। और ये हुकूमत की तरफ से एक नई जारहाना एक किस्म का पोस्टर है कि भाई अब वो ये भी नहीं कह रहे कि साल के आखिर में अक्टूबर में जब मुद्दत खत्म होगी तो हम इलेक्शन कराएंगे। पहले तो कहते थे ना अपने वक्त पर होंगे, अब हुकूमत ये भी नहीं कह रही। और क्यों नहीं कह रही एक दिन में होंगे, और ये क्यों नहीं कह रही एक दिन होंगे, सबके इंतखाबात एक दिन होंगे, ये क्यों नहीं कह रही हुकूमत? इसका बराह रास्त ताल्लुक एक सियासी जमात से है और उसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और इस वक्त तहरीक इंसाफ का जो कंडक्ट है वो हायर जो लेवल पे हल्कों में ज़ेर बहस है कि क्या वो एंटी स्टेट हो गई है, क्या वो एंटी आर्मी हो गई है, और क्या कानूनी तौर पे इस जमात के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है या नहीं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर बताते हैं कि एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी है जिसका मकसद है कि जो हाल ही में अदालतों पर धावा बोला गया, ख़ास तौर पे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की पेशियों के दौरान, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट हो, चाहे वो ज़मान पार्क में गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस या मुज़ाहमत जो की गई उसमें जलाओ घेराव हुआ, या फिर इस्लामाबाद के जुडिशल कम्प्लेक्स में हाल ही में जो हमला हुआ इमरान खान की पेशी के दौरान, और जो जिस तरीके से जत्थे वहाँ पे लाए गए मुबैना तौर पे और पुलिस को निशाना बनाया गया, तो इस हवाले से JIT कुछ शवाहिद इकट्ठी करेगी। और जब वो शवाहिद इकट्ठे हो जाएंगे तो वो शवाहिद सिर्फ फाइलों के लिए बज़ाहिर नहीं होंगे, वो किस लिए होंगे, इसके ऊपर भी बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हुकूमत और अस्करी क़यादत जो एक पेज पर आ गए हैं, तो आखिर किसके हवाले से या किसके ख़िलाफ़, उसका एक झलक हमें मिलती है उस ऐलान से जो हुकूमत ने किया है कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाएगी। तो ये DawnTV.com की खबर के मुताबिक पेट्रोल बम हमलों, कालादम तंजीमों के तरबियत याफ्ता अस्करियत पसंदों से मुतल्लक हक़ाइक़ इकट्ठे किए जाएंगे। जुडिशल कम्प्लेक्स का गेट तोड़ने, उस पर पथराव, मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ जलाने के तमाम शवाहिद भी जमा किए जाएंगे। और फिर JIT की छानबीन में अमलाक की तोड़, फैलाव, आतिशज़नी, कार सरकार में मुदाखलत और तशद्दुद के पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। और फिर ये मालूम किया जाएगा कि पुलिस पर आंसू गैस के शेल किसने चलाए, किसने फराहम किए। और ये भी ज़राए का कहना है कि JIT रियासती इदारों के ख़िलाफ़ अवाम को उकसाने, तशद्दुद पर भड़काने के ज़िम्मेदारों का तयन करेगी। और इसके बाद JIT की रिपोर्ट की रोशनी में हुकूमत मज़ीद कानूनी कार्रवाई का फ़ैसला करेगी। तो क़य्यूम सदीकी साहब, मज़ीद कानूनी कार्रवाई से क्या हम ये भी मुराद ले सकते हैं कि बाकायदा तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से शवाहिद की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट से भी रजू किया जा सकता है? और क्या बतौर एक सियासी जमात किसी किस्म की पाबंदी का भी सामना करना पड़ सकता है तहरीक इंसाफ को या इमरान खान को? अच्छा देखें मतीउल्लाह जान साहब, इसके 2 पहलू हैं, एक सियासी पहलू है और एक कानूनी पहलू है, और वफाकी हुकूमत का इख्तियार से मुताल्लिक है। अगर हम देखें, जिस एक लम्हे के लिए आप फ़र्ज़ करें जो बातें हो रही हैं और जो मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक जो गुज़िश्ता रोज़ ये जो बड़ा इज्तिमा हुआ है
इसमें जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा एविडेंस जो कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जियो फेंसिंग और कुछ कम्युनिकेशंस और बहुत कुछ जो है वो वहाँ पे सामने रखा है। और उस हवाले से लाहौर के अंदर क्या हुआ था और इस्लामाबाद के अंदर क्या कुछ हुआ और उस दौरान किसके साथ राब्ते रहे थे और क्या प्लानिंग्स होती रही थी, उसकी कुछ इस तरह की कम्युनिकेशंस जो हैं वो हैं। तो अब आ जाता है कि ये सारा जाहिर है कि उस इजलास के अंदर सामने रखा गया और फिर उसके बाद हमने देखें अब जीआईटी जो है, जीआईटी की तश्कील जो है वो है आप जो एंटी टेररिस्ट एक्ट है उसका सेक्शन 19 है जिसमें जीआईटी की तश्कील की जाती है। यानी कि लाहौर के अंदर होने वाले जो पुलिस के ऊपर हमले हुए, गाड़ियों को नहर में फेंका गया, पुलिस वाले मारे गए, पेट्रोल बम और ये और सारी सूरत हाल, कलअदम तंजीम का वहाँ पे होना। तो अब आप ज़रा देखिए कि ये जो हम पहले भी कहते रहे कि जिस तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा रही है, ये जो रवैया है ये इनको किसी मुश्किल में डालेगा। अब आप आ जाइए कि अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखना शुरू करें, पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे तोड़ने, पीटीवी के ऊपर हमला या वो केस देखें, फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऊपर जाके वो देखें, फिर उसके बाद आप जो आ जाएं यहाँ पे वफाक केपीके से जत्था लेके वफाक के ऊपर आना, फिर 25 मई वाला वाकया, इस्लामाबाद शहर जला देना, फिर लाहौर का वाकया, फिर उसके बाद इस्लामाबाद के अंदर ये सारे वाकयात, और इन सब के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक और एलिगेशन भी है जो प्रोहिबिटेड फंडिंग केस के अंदर है, जिसमें कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो फॉरेन फंडेड जो है सेक्शन जो है आपका उसके नीचे आती हैं, वो गो के उसकी मनी लॉन्ड्रिंग की या दूसरी तहकीकात वो भी हो रही हैं। तो अगर ये सारी पिक्चर जो है और फिर मगर अदालतों का रिकॉर्ड, किसी भी केस में किसी अदालत ने पीटीआई को या पीटीआई के लीडर्स को मुजरिम करार नहीं दिया, गिल्टी करार नहीं दिया। ये सिर्फ खबरें हैं और कुछ एविडेंस हैं। इलेक्शन कमीशन की वो फैसला है, जो भी रिपोर्ट है, लेकिन वो ट्रायल उसके बाद बैंकिंग कोर्ट के अंदर उसका भी अभी ट्रायल मैं आपको ये फैक्ट्स जो हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। अब आइए आप जीआईटी के ऊपर, तो जीआईटी की तश्कील जो है वो क्यों है, वो वही एविडेंस कलेक्ट करनी है ना, उसने उसको एक कानूनी रंग के ऊपर देना है। अभी जब ये लाहौर के अंदर जो वाकयात हुए हैं, आपके जो सेशंस जज हैं, एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल साहब, उन्होंने आईजी की पेश करदा रिपोर्ट के 65 अफराद जख्मी हुए और ये सारा सूरत हाल हुआ पेशी के ऊपर, उसको एनेक्स किया है विद द ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ द केस। बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये सारी चीज सूरत हाल देख के तो जो है ना लगता है कि शायद इरादे कुछ ठीक हैं कि नहीं है। अब आ जाता है, ये तो एक इसका कानूनी पहलू है, लेकिन दूसरी तरफ इसका एक सियासी पहलू भी है। मैं ख्याल में सियासी पहलू के लिए हम उमर चीमा साहब से रिज्यू करते हैं। चीमा साहब, क्या लगता है कि तहरीक इंसाफ बज़ाहिर एक पॉपुलर पार्टी है, स्टेट के ऊपर इसकी बड़ी सपोर्ट है, और एक ऐसे मरहले पे ये जिस किस्म का भी एविडेंस कलेक्ट किया जा रहा है, क्या ये किसी भी हुकूमत के लिए मुमकिन होगा कि किसी सियासी जमात को जो है वो इलेक्शन से दूर रख सके या सियासी लीडर को जो है वो माइनस कर सके, नाअहल करार दे सके? तो इस किस्म की जो कानूनी कार्रवाइयाँ हैं, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस के लिए टाइम बाय करना है या अदालतों को बावर करवाना है, इलेक्शन कमीशन को बावर करवाना है कि इन हालात में इलेक्शंस जो हैं वो किसी तरफ भी जा सकते हैं, मामला ख़राब भी हो सकता है? मेरे ख्याल है कि गवर्नमेंट की जो एक अवलीन तरजीह है वो ये है कि हम इमरान खान को किस तरह पकड़ सकते हैं या इस हालत में ला सकते हैं कि इसको इंगेज किया जाए। अभी तो वो उनके साथ इंगेज ही नहीं हो रहे। तो ये सारे जो एक प्रेशर टैक्टिक्स हैं, उनका जो एक अवलीन उनका एक एजेंडा मकसद हो सकता है वो ये हो सकता है कि इमरान खान को किसी लिहाज से इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि उनके लिए कोई उनका सियासी मुस्तकबिल दाव पर लग सकता है, तो या उनको कोई इस मामले में सज़ा हो सकती है। सज़ा तो अदालतों ने देनी है। तो ये जो केसेस बन रहे हैं, ये वाला केस जो है वो भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। बाकी ये है कि इमरान खान जो कर रहे हैं वो कोई ऐसा काबिल सताइश नहीं है, वो कोई अच्छी एग्जाम्पल वो भी नहीं सेट कर रहे। और उसके अंदर एक और जो पहलू, अब ख़तरनाक पहलू ये आ गया है कि बैरून ममालिक में अब अस्करी क़यादत के ख़िलाफ़ बाकायदा तस्वीर के साथ पब्लिकली एहतजाज किया जा रहा है, और बड़ी और ये इधर कह रहे हैं नहीं कि हमारे लोग नहीं कर रहे या हम तो किसी को कह नहीं रहे। ये मुमकिन ही नहीं है।
ये सब जो है ये इनकी एक अपने लोग हैं और ये इस मामले में बड़े ऑर्गेनाइज्ड हैं। देखिए ये जो अभी इमरान खान साहब अपनी तकारीर के अंदर जो है वो ऑन रिकॉर्ड है, लंदन प्लान का जिक्र करते हैं और कहते हैं एक शख्स को फायदा पहुंचाने के लिए ये कमिटमेंट की गई है। हालांकि इनका अपना भी एक लंदन प्लान था अब 2014 वाला ताहिर कादरी साहब के साथ बैठ वो इनके कजन का जो ताहिर कादरी तो साहब। मेरे ख्याल है कि ये इमरान खान के जो पॉपुलर होने का कतन ये मतलब नहीं है कि उनके पास फ्री हैंड होना चाहिए कि उनके लोग जिधर चाहे पेट्रोल बम चलाएं, जिधर चाहे वो पुलिस की गाड़ियां जलाएं, जिधर चाहे वो लोगों पर तशद्दुद करें, पुलिस पर तशद्दुद करें। ये पॉपुलैरिटी ये बहुत डेंजरस है इस मुल्क के लिए। अच्छा ये बताएं कि पॉपुलैरिटी अगर डेंजरस है तो आने वाले वक्तों में अगर IMF के साथ डील भी नहीं होती, मुआशी हालात बहुत ख़राब होते हैं, तो ऐसी सूरत में जो सूरत हाल बन रही है तो उसके लिए क्या पहले से कानूनी कोई पेशकदमी की जा रही है कि कोई इस किस्म का पॉपुलर पब्लिक रिएक्शन ना हो इन हालात के अंदर और चीज़ों को लीडरशिप के ज़रिए कंट्रोल में रखा जाए? क्या इस तरह की भी कोई सोच है? आने वाले पेशबंदी आपको नजर आ रही है इसमें? मती मैं तो ये समझता हूँ कि इस टाइम, चूंकि एक टाइम होता था हमारा इनके राइट और रॉन्ग, लेकिन ये है कि हमारे मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट काफ़ी स्ट्रांग थी और स्ट्रांग से मतलब यह है कि इस हद तक वो स्ट्रांग ज़रूर थी कि वो अगर मुख्तलिफ पार्टियों को एक टेबल पर बिठाना चाहते थे तो वो बिठा लेते थे, जुडिशरी को कंट्रोल करना चाहते थे वो कर लेते थे। अब वो वाली सूरत हाल नहीं है, तो लिहाजा सारी चीज़ें जो है ना वो एक ऑटो पे चल रही हैं, कोई किसी के कंट्रोल में नहीं है, कोई किसी के असर रसूख में नहीं आ रहा। नहीं, और बिलखसूस लेकिन चीमा साहब जिनके साथ उनकी मुज़ाकरात करने की एक ख्वाहिश है, कोशिश है, जिसको हम कहते हैं जी कि सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान, तो वो उनके कंट्रोल में नहीं आ रहे। और इस सूरत हाल में कोई प्रिडिक्ट वो बंदा कर सकता है कि जो एक सिचुएशन उसके कंट्रोल में हो, उसको पता हो कि मैंने इधर तक जाके तो टर्न जो है राइट लेना है या लेफ्ट लेना है। अभी तक ये चीज़ें ना ऑटो पर चल रही हैं और गवर्नमेंट और जो अस्करी इदारे हैं वो भी टाइम बाय कर रहे हैं कि शायद कोई ज़रा टाइम लगे, फलां चीफ जस्टिस जो है रिटायर हो जाए, फलां आ जाए, शायद उसके बाद जो है कोई इन्फ्लुएंस कम हो या इनको किसी तरह उनको जेल भेजने में कामयाब हो जाएं, उधर ये कोई कंट्रोल में आ जाएं। ये सारे अपने टोटके ही आजमा रहे हैं, इसमें मतलब किसी के पास कोई फाइनल सोल्यूशन किसी के पास नहीं है। मतलब इसमें एक और चीज भी है, उसको भी जरा देखने की जरूरत है कि ठीक है इमरान खान साहब के ऊपर ये है कि वो उनका एक स्टबन रवैया है और वो कहते हैं कि मैं नहीं बैठूंगा, चोरों के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, लेकिन 2-3 मौके के ऊपर मेरा ख्याल कोशिश हुई है और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी कहा गया है। लेकिन जब इमरान खान ने ये जो वाकयात हुए तो फिर उन्होंने एक ट्वीट भी की और उन्होंने कहा कि मैं किसी के साथ भी बैठने के लिए और मुज़ाकरात के दरवाजे जो है उसके लिए तैयार हूँ, माँ सवाए। तो मेरा ख्याल है कि उसमें इस विंडो को एक्सप्लोर जरूर करना चाहिए था। कैसे एक्सप्लोर होगा? खान साहब को अदालतों के चक्कर लगाए जा रहे हैं, उधर इंतखाबात की वो मुहिम चलाएं, जैसे कि खान साहब ने खुद लाहौर हाई कोर्ट में कहा कि मैं इंतखाबी मुहिम चलाऊं या अदालतों में पेशियां भरूं। जिस दिन उनकी ये बात आती है सामने और उसके अगले दिन कुछ हो जाता है, देखिए ना, कोई नया मुकदमा तो ये सारी चीजें भी देखने। अच्छा, ये कंट्रोल की बात की उमर चीमा साहब ने कि हर चीज ऑटो पे चल रही है, उसका बज़ाहिर एक झलक हमें अभी आज ही देखने को मिली है। जो चीफ मिनिस्टर पंजाब जो साबका थे परवेज इलाही साहब, उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी थे अमीर भट्टी साहब, खान मोहम्मद भट्टी साहब, सॉरी अमीर भट्टी नहीं, आपकी इतनी मासूमाना लफ्ज़िश है ना, नहीं भट्टी साहब जो बहुत महंगी पड़ सकती है। नहीं भट्टी साहब, मैं मेरा मोहम्मद खान भट्टी, अमीर भट्टी नहीं, असल में वो भट्टी नाम से मैं जरा कंफ्यूज हो गया था। बहुत माशाल्लाह सारे ही पावरफुल पोजीशन में होते हैं, तो इसलिए मोहम्मद खान भट्टी साहब की जो वीडियो आई है एक, अब उस वीडियो में तो ये तासुर मिल रहा है, वो बहुत सारे आला अदलिया की शख्सियात के नाम भी ले रहे हैं, जारी बात है वो नाम हम तो नहीं दोहरा सकते, मगर वो ये तासुर दे रहे हैं उस अपनी पूरी वीडियो लीक के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ मुअज़्ज़ज़ शख्सियात मौजूद हैं और हाई कोर्ट में भी कुछ मुअज़्ज़ज़ शख्सियात मौजूद हैं जो मैनेज करती हैं मुकदमात को, और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के हक़ में। तो इस किस्म की ये जो वीडियो आई है,
तो आपके ख्याल में इससे क्या लग रहा है कि वाकई चीजें अच्छा, ऑटो पे या कंट्रोल में नहीं है, या चीजें कंट्रोल भी हो रही हैं किसी लेवल पे? इसमें मतीउल्लाह जान साहब और कौन कंट्रोल कर रहा है ये डिपेंड चीमा करता है। साहब। जी चीमा साहब, चीमा साहब। आपके देखिए, ख्याल लगता है इस वीडियो से? और उससे यही लगता है ना कि पहले तो था कि एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर लेती थी, जुडिशरी को भी कंट्रोल कर लेती थी, और इसको हमने बड़ा एक अच्छी तरह देखा जब 2018 से ऑनवर्ड या उससे पहले को 2-3 साल पहले। अब ये है कि जो एस्टेब्लिशमेंट को भी चैलेंज आ रहा है वो यही है कि जो 2-3 चीफ जस्टिस हैं वो उनकी तरफ नहीं है, और जो चीफ जस्टिस है उसके पास जो सबसे बड़ा इख्तियार होता है वो बेंच फिक्स करने का होता है, तश्कील देने का होता है, बेंच की तश्कील फिक्स का। नहीं। तो वो अगर जिसको चाहें वो रिलीफ दिलवा सकते हैं। मैच फिक्सिंग होती है, बेंच फिक्सिंग नहीं होती। बेंच की चीमा साहब तश्कील ये ज्यादा ना करें। नहीं, बेंच की बेंच तश्कील, constitution। जिस तरह हमने आपकी गलती माफ Case की, आप fix है। हमारी गलती माफ कर। तो अब यही है ना, यही चैलेंज आ रहा है ना कि जो ताकतवर हल्के हैं, हालांकि एस्टेब्लिशमेंट से ज्यादा मेरी नजर में जो ज्यादा पावरफुल होती है जुडिशरी होती है, कि अगर किसी को स्ट्रक्चरली डैमेज आपने करना है तो वो जुडिशरी के जरिए और होता है। ताहयात डैमेज हाँ, करना है हाँ, तो वो जुडिशरी, वो जुडिशरी के चले जरिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम बात करेंगे कि वीडियो लीक्स के ऊपर साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब ने भी एक रद्द-ए-अमल दिया है, वो आपको हम ब्रेक के बाद सुनाते हैं, और फिर हम बात करेंगे उन मुकदमात की कि जिनको साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान भुगत रहे हैं कैसे वक्त में, कि जो बकौल उनको इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ होना चाहिए था। एक वक्फे के बाद। जो वीडियो लीक हुई है उस पर साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है, और क़यामत की निशानियां हैं कि अब चौधरी परवेज़ इलाही भी नामालूम अफराद का लफ्ज़ इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। और उनका ये कहना था इस वीडियो के हवाले से कि मोहम्मद खान भट्टी को जो है कहीं नामालूम मुकाम पे नामालूम अफराद ने उनकी वीडियो रिकॉर्ड की है। कानूनी तौर पर क्यों साहब वैसे ये जिस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड की गई है, लगता तो नहीं है कि वो तहवील में उनके सामने काफ़ी मुर्गे शुर्गे और खाने शाने रखे गए, माहौल ऐसा बनाया गया कि जैसे वो किसी के मेहमान थे और ये गपशप लगा रहे हैं, हालांकि ये वाज़ेह है कि वो किसी की तहवील में है, लेकिन फ्रेम के अंदर कुछ फ्राई, चिकन फ्राई और कुछ डिशेस भी दिखाई जा रही हैं, और वो ऐसे गप लगा रहे हैं जैसे किसी के मेहमान हैं। वो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो बातें की हैं अदलिया के बारे में, मौजूद जजों के नाम लेकर किस तरह कोर्ट मैनेज होती हैं, तो आपके ख्याल में इस वीडियो की कोई कानूनी कोई अहमियत है, कोई एविडेंशियल वैल्यू है? देखिए मतीउल्लाह जान साहब, बड़ा इससे पहले भी यही चीज़ें जो हैं वो एक इंकशाफ की सूरत में आई थी, और मैंने आपने जाहिद गिशकोरी के साथ कुछ कॉन्वर्सेशन की थी, और उस वाले से ये चालान का हिस्सा भी था, और फिर उसके बाद जुडिशियल भी हो गया था, ठीक है ना। वो उसके ऊपर कि 161 का बयान, पुलिस कस्टडी के अंदर बयान की कौन सी अहमियत है। ठीक, अब ये इस ऑडियो वीडियो के अंदर नहीं पता लग रहा है वो किससे बात कर रहे हैं, ये मुकाम क्या है, कहाँ है, कस्टडी में है, नहीं कस्टडी के अंदर, एक स्टेज्ड किस्म की चीज जो है वो लगती है। लेकिन इसके साथ ही एक और कंप्लेंट जो है वो एक फाजिल जज साहब के हवाले से आज फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर दायर हुई है। आप उस कंप्लेंट को पढ़ें और इस वीडियो को देखें तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनका उसके अंदर जिक्र है। उसमें राजा सफदर का जिक्र है, उसमें एक जो है जाहिद रफीक एंड को कंपनी जो है मुबैना तौर के ऊपर उनका जिक्र है, और फिर उसके बाद मोहम्मद खान भट्टी का जिक्र है, फिर ट्रांसफर पोस्टिंग्स का जिक्र है, और फिर प्रॉपर्टीज हैं जो उनके बच्चों के नाम पर अलॉट होती हैं 10% प्राइस के ऊपर। चलिए ये तो अब कंप्लेंट देखें, ये तो अभी इस पे बहस अगर रेफरेंस बनता है, जुडिशियल काउंसिल में ऐसी सैकड़ों कंप्लेंट फाइल होती हैं, कयूम साहब दर्जनों हर रोज एक शहरी एक मतीउल्लाह जान साहब फाजिल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने काजी फाइज़ के केस के अंदर जब 3/7 का फैसला आया था तो लिखा था कि किसी जज की अनएक्सप्लेन्ड प्रॉपर्टीज सिर्फ उस जज पे नहीं इंस्टीट्यूशन के ऊपर दबा है। अब देखें तो ये जो झूठ बोल रहे हैं, देखें कार्रवाई या तो झूठे इल्जाम लगाने वालों का मुंह जो है ना वो बंद होना चाहिए। चले बंद होना चाहिए। चीमा साहब ये बताएं कि खान साहब को अब अदालती पेशियां भी होनी शुरू हो गई हैं, और आज की मतलब अहम वाकया ये है कि इमरान खान साहब ने पहली मरतबा बगैर किसी जत्थे और जलूस के सुकून के साथ एक गाड़ी में अपने चंद लोगों के साथ वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए हैं,
उन्होंने हाज़िरी दी है, अब वो अच्छे बच्चे बन गए हैं। अब देखें वो बाकी अदालतों में भी इसी तरह अच्छे बच्चों की तरह जाते हैं या नहीं। तो आपको लग रहा है कि मामलात इमरान खान साहब के भी कुछ अब अदलिया के साथ कुछ बेहतर हो रहे हैं इन पेशियों के साथ? वैसे तो मुकदमात की भरमार है, ये बात तो दुरुस्त है। कल की चीफ जस्टिस की एडवाइस भी इसको जी मंजर में रखिएगा। जो बंदयाल साहब ने कोयटा में जो खिताब में किया, क्या एडवाइस क्या थी? वन लाइनर के नहीं वो ये थी कि जो कुछ अदालतों में जिस तरह से हो रहा ऐसा है होना नहीं चाहिए, उस पे उनका बहुत कुटते हैं वो, बहुत कुटते। जी चीमा साहब, आपको लगता है मामलात कुछ सेटल डाउन हो रहे हैं? जुडिशरी के साथ उनके मामलात पहले भी खराब नहीं थे। जो मुकदमात बना रहे हैं वो तो एग्जेक्टिव बना रहे हैं, और जुडिशरी जो है वो तो उनको रिलीफ दे रही है। अब ये है कि खान साहब एक तरफ कहते हैं कि उनकी जान को खतरा है, और दूसरी तरफ आज वो उसके बगैर ही ये सारे खतरात का मुकाबला करते हुए वो अदालत में पेश हो गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि उन्हें इस बात का ये भी इतराफ़ करना चाहिए कि जो पहले वो जत्थे लेकर जा रहे थे वो गलत था, तो उनका कोई ना कोई एक पॉइंट तो होना चाहिए। अब यह है कि वो इधर इस्लामाबाद में कौन सी अदालत में पेश होते हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है। लाहौर की हाई कोर्ट के हवाले से उनका कंफर्ट लेवल ज़्यादा है। अब तो शाहखाना केस में 30 मार्च की तारीख मुकर्रर की गई है। 30 अब वो जाती तौर पे उनको पेश होना है। अब वो भी पहले अब ये इधर आएंगे तो फिर पता चलेगा। यानी कि मेरे लिए अब देखें, इमरान खान का एक ट्रैक रिकॉर्ड ये भी है कि जो केस इवन टेरियन वाइट वाला है तो उसमें भी इमरान खान उधर भी अदालत में पेश नहीं हुए थे। अच्छा, टेरियन वाइट का आपने जिक्र किया, मेरे ख्याल में इसी पे प्रोग्राम खत्म करते हैं। एक बड़ी अहम आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ डेवलपमेंट के साथ। आज टेरियन वाइट केस में इलेक्शन कमीशन के वकील एडवोकेट साहब ने सिर्फ एक जुमला बोला, और उस जुमले से ये इंकशाफ हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इमरान खान के वकला ने जो टेरियन वाइट केस में मौक़िफ़ अपनाया है, इलेक्शन कमीशन इमरान खान के वकला के उस मौक़िफ़ की हिमायत करता है। और वो मौक़िफ़ क्या है? वो मौक़िफ़ ये है कि जो कागज़ात नामज़दगी में जो हल्फिया बयान होता है वो अहले खाना की तफसील देने के लिए नहीं होता, वो ज़ेर कफ़ालत अफराद की फहरिस्त देने के लिए होता है। डिपेंडेंट का लफ्ज़ है, फैमिली मेम्बर्स नहीं है। और एडवोकेट साहब ने एक बात की कि सर ये डिपेंडेंट्स की इंफॉर्मेशन हम चाहते हैं, फैमिली मेम्बर्स की अगर होती तो नादरा से हम फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मंगवा लेते। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन का इमरान खान की मौक़िफ़ की हिमायत करना टेरियन वाइट केस में ये एक बड़ी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। देखिए आप इस पे क्या होता है। वक्त हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया। अगले प्रोग्राम में फिर इस पे मज़ीद भी हम बात कर सकते हैं। सहाफ़ी इसे इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।